हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, 2021 का ये पहला वीडियो है। हालांकि 2020 में कई सारे वीडियो अपलोड हुए हैं, बट ये 21 का पहला वीडियो है। और अभी रात का समथिंग 1:17 हो रहा है। सो आई होप कि ये शुरुआत अच्छा रहेगा। सो गाइस, टुडे सेशन इज़ न्यूज़ टुडे। ओके, आज और पिछले दिन में जो भी नए गवर्नमेंट के करंट अफेयर से रिलेटेड बातें हुई हैं उसको हम यहाँ पर लेकर आए हैं। सो गाइस, हमारा पहला जो टॉपिक है वह है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, BPR&D, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पुलिस संगठनों पर डेटा जारी किया है। ठीक है। सो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने पुलिस संगठनों पर डेटा जारी किया है। क्लियर। BPR&D इन्होंने पुलिस संगठन के ऊपर एक डेटा जारी किया है। क्या है देखते हैं। पुलिस संगठनों पर प्रमुख डेटा, मानव संसाधन क्षमता। ओके, भारत का वास्तविक पुलिस जनसंख्या अनुपात, यानी प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों की संख्या। ठीक है, प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों की संख्या 195.39 है। क्लियर गाइज। भारत में 1 लाख जनसंख्या पे 195 195.39 पुलिसकर्मी हैं। इसके अतिरिक्त वास्तव में 26,23,225 की स्वीकृति पुलिसकर्मी संख्या के केवल 20,91,488 पुलिसकर्मी सेवा में हैं। क्लियर। सो गाइज, ये डाटा जो है ये ऑब्जेक्टिव व्यू से तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि मेंस के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर पुलिसिंग पे कुछ ऐसे बात आते हैं या समाज से सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें आती हैं तो वहाँ पर ये डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा अनुशंसित मानक 222 पुलिसकर्मी प्रति लाख व्यक्ति हैं। ठीक है। जो UN है द्वारा जो मानक है 1 लाख पर 222 पुलिसकर्मियों का युति है। रिक्तियां विभिन्न राज्य पुलिस बलों में 5,31,000 से अधिक पद और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF में 1,27,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं। ठीक है। सो गाइज, ये बिल्कुल मेंस के ऑब्जेक्टिव से काफ़ी बेहतर डाटा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पुलिस में महिला ये कुल पुलिस बल का केवल 10.30% है। ठीक है, जितनी भी भारत में पुलिसकर्मी हैं उनमें महिला पुलिसकर्मियों की जो संख्या है वो 10.30 है। ठीक है। सो मस्ट इम्पॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट के बेस पे है। और CAPF में कुल पुलिसकर्मियों संख्या का केवल 2.98 है। क्लियर गाइज। सो यहाँ पे माइंड करने वाली बात यह है कि जो हमारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ठीक है, उनमें उनके संख्या का जो परसेंटेज यहाँ पर है, ठीक है, महिलाओं का, वह 2.98 है। ठीक है। गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPR&D निम्नलिखित कार्यों के लिए अधिदेशित है। पुलिसिंग में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, ये आ सकता है मे बी पुलिसिंग की समस्याओं के त्वरित और व्यवस्थित विश्लेषण को प्रोत्साहित करना। ओके, पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली विधियों और तकनीकों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी लागू करना, यानी इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो गाइज, हमारा जो BPR&D का स्थापना हुआ है उसके 3 कार्य हैं।
पुलिसिंग में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, पुलिसिंग की समस्याओं के त्वरित और व्यवस्थित विश्लेषण को प्रोत्साहित करना, पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली विधियों और तकनीकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लागू करना। ओके, सो गाइस हमारा पहला टॉपिक जो कंप्लीट हुआ बीपी एंड आरडी हमने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2019-20 यानी रिपोर्ट ऑन ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2019-20 जारी की है। यह रिपोर्ट वर्ष 2019-20 और 2020-21 की अवधि के दौरान सहकारी बैंकों और गैर वित्तीय संस्थाओं NBFC सहित बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रस्तुत किया है। क्लियर गाइस, सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। सो गाइस यहाँ पर दो नए टर्म आए हैं, एक सहकारी बैंक एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। इसको हम थोड़ा सा विधिवत देख लेते हैं कि सहकारी बैंक क्या है और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था यानी NBFC क्या है। तो हम पहला टॉपिक ले लेते हैं सहकारी बैंक। बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे गाइस, आई होप कि इसको समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, सो गाइस जो सहकारी बैंक होता है इनका मोटिव न ही लाभ न ही हानि कमाना होता है। क्लियर, ना ही लाभ और ना ही हानि कमाना होता है। ठीक है, यह बैंकिंग अधिनियम की कुछ धाराएं इन पे लागू होती है, लेकिन जो बैंकिंग अधिनियम की धाराएं हैं इन पर पूरा लागू नहीं होता है, कुछ धाराएं होती हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट RBI द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। क्लियर, RBI द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया जाता। RBI का एक बैंक है नाबार्ड। ठीक है, ये नाबार्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नाबार्ड के द्वारा सहकारी बैंक कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर, साख और मौद्रिक नीति पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है सहकारी बैंक पे। क्लियर, यह सार्वभौमिक प्रकार की बैंक नहीं है, यह क्षेत्रीय सीमा में कार्य करती है। ठीक है, यानी इसको आप कह सकते हैं कि यह नैरो बैंकिंग के बेस पे काम करती है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको सहकारी बैंक समझ में आया। जो सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक पे डायरेक्ट RBI का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, RBI नाबार्ड का सहकारी बैंक पे कंट्रोल होता है। ठीक है, इसका जो कंट्रोलर है वो नाबार्ड है, हालांकि नाबार्ड पे पूर्ण रूप से कंट्रोल RBI का है। तो आप ये कह सकते हैं कि सहकारी बैंक पे RBI का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है, नाबार्ड का पूर्ण रूप से कंट्रोल है। ठीक है, ये न ही लाभ न ही हानि के बेस पे इनका स्थापना किया गया है। क्लियर, ये नैरो बैंकिंग के बेस पे काम करते हैं। ठीक है गाइस, सो और हाँ, सहकारी बैंक के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, सहकारी बैंक के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, एक होता है केंद्रीय, राज्य और क्या कहते हैं प्राथमिक। ठीक है, एक होता है केंद्रीय, राज्य और प्राथमिक, ये 3 बेस पे कार्य करते हैं। क्लियर, सो गाइस सहकारी बैंक पे हम इतना ही जानते हैं। अगर कोई टॉपिक आने वाले समय में कोई आता है तो उस पर हम बहुत ढंग से एनालिसिस करेंगे। हाँ, अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर हम वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस टॉपिक का नाम लिखिए, उस पर हम ज़रूर वीडियो देंगे। अगर वीडियो नहीं बनाए तो आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू ही आपको ये बता पाएंगे कि आपका जो डाउट है उसका सॉल्यूशंस क्या है। ओके, सो NBFC गाइस, NBFC को देख लेते हैं।
एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या है? सो गाइज, जो एनबीएफसी है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। ओके, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसका रजिस्टर होते हैं, ठीक है ना। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर होती हैं, क्लियर। जबकि बैंक बैंकिंग अधिनियम के तहत काम करती हैं, क्लियर। जो एनबीएफसी है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, इनका रजिस्ट्रेशंस कंपनी अधिनियम 1956 के तहत होता है, ठीक है। आप ये प्लीज़ इसको माइंड करना। और जो बैंकिंग होती सेक्टर हैं, वो बैंकिंग अधिनियम के तहत उनका रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। ये कासा नहीं खोल सकते, ये कासा नहीं खोल सकते, यानी कासा मीन्स के शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, कासा CACA, ठीक है। यानी करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ये एनबीएफसी नहीं ओपन करते हैं, क्लियर। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जो एनबीएफसी है, ये करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, क्लियर। ये डीडी और चेक जारी नहीं कर सकते हैं, डीडी जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चेक जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, एनबीएफसी के बारे में बहुत ही शॉर्ट में हम यहाँ पे बात किए हैं कि एनबीएफसी क्या है। सो आई होप कि आप शॉर्ट में समझ गए होंगे। आपको अगर किसी भी तरह से कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक का नाम लिखिए, वहाँ पे मैं बात को समझाने का कोई, क्योंकि गाइस यहाँ पे काफ़ी आर्टिकल है तो इसको मुझे एनालिसिस करना है, तो मैंने शॉर्ट में बता दिया कि जो एनबीएफसी होते हैं, इसमें जो भी संस्थाएं आना चाहती हैं उनका कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं उनका बैंकिंग अधिनियम के तहत उनका रजिस्ट्रेशन होता है, क्लियर। जो सहकारी बैंक हैं, सहकारी बैंक पे आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, सहकारी बैंक पे नाबार्ड का कंट्रोल होता है, और नाबार्ड पे आरबीआई कंट्रोल होता है। यानी आरबीआई इनडायरेक्टली सहकारी बैंक को लीड करता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, ठीक है। ये 3 पद्धति में काम करते हैं, केंद्रीय, राज्य और प्राथमिक, क्लियर। इनको नैरो बैंकिंग की जो लेबल है, इनको ये दिया कि नैरो बैंकिंग बेस पे काम करते हैं, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर एक और न्यू वर्ड है, सरफेसी, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि सरफेसी क्या होता है। सरफेसी एक्ट 2002, ठीक है। इसको देख लेते हैं गाइज। इस एक्ट के अनुसार जो बैंक एनपीए होते हैं ना, बैंक एनपीए लोन, एनपीए जो लोन होता है इसका निपटारा किया जाता है, ठीक है। जो एनपीए लोन होता है इनका निपटारा सरफेसी एक्ट 2002 के तहत किया जाता है, क्लियर। इस एक्ट के अनुसार बैंक एनपीए लोन में लगाई गई किसी भी सिक्योरिटी को कानूनी तौर पर कब्जे में लेकर बेच देती है, ठीक है। और बेच सकती है, बेच देती है, एक ही बात है। हालांकि बहुत ऐसे कंडीशंस होते हैं कि बैंक बहुत सारा प्रोसीजर उसको मतलब करना पड़ता है, तो वहाँ पे इसलिए मैंने सकना यूज किया, ठीक है। और इसमें जो कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत अगर किसी एनपीए लोन का निपटारा बैंक कर रही है अपना ऋण चुकता करने के लिए, दिए हुए ऋण को चुकता करने के लिए, तो इसमें कोर्ट की परमिशंस की आवश्यकता नहीं होती है,
क्लियर। इसको हम इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। हालांकि जो सरफेसी है इसका पूरा नाम होता है सिक्योरिटाइजेशंस एंड रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनेंशियल्स असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट एक्ट 2002, क्लियर। सो गाइज सरफेसी एक्ट तो है बहुत बड़ा, मैंने शॉर्ट में बस आपको ये समझाना चाहा है कि आप इसका मतलब जान जाओ कि सरफेसी एक्ट 2002 जब से आया है, बैंक जो होते हैं वाणिज्यिक बैंक के जो एनपीए लोन होते हैं ना, जो एनपीए घोषित हो जाती हैं, एनपीए लोन में बैंक इस एक्ट के थ्रू, ठीक है, जो परिसंपत्ति रखी गई होती है लोन के एवज में, उसको बैंक बेच सकती है और उसमें कोर्ट के परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ये है सरफेसी एक्ट। सो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। काफ़ी मैंने शॉर्ट में इसको, है तो बहुत बड़ा, मैंने काफ़ी शॉर्ट में इसको बताना चाहा। इसको सरफेसी एक्ट को इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी कहते हैं, क्लियर। सो अब इसको देख लेते हैं पूरा कि ये पैसेज क्या कह रहा है। हालांकि जो भी कुछ नए नाम थे मैंने उसको बताने की कोशिश किया। यस, तो यह रिपोर्ट वर्ष 2019-20, ये पैसेज क्लियर हो गया है गाइस, ठीक है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष: आरबीआई ने कोविड-19 के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न नीतियां उपाय किए हैं। इसके विनियामक दायरे को वैधानिक संशोधन द्वारा सुदृढ़ किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से आरबीआई को सहकारी बैंकों, गैर सहकारी बैंकों और आवास वित्तीय कंपनी, ठीक है, जो हाउसिंग लोन देते हैं घरों के लिए, पर अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसने अपने पर्यवेक्षी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कई पहले आरंभ की हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का सर्किल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों, ठीक है, जीएनपीए अनुपात मार्च 2019 के अंत में 9.1 से घटकर सितंबर 2020 के अंत तक 7.5 हो गया है, ठीक है। राज्य सरकारी बैंकों के कार्य निष्पादन में लाभप्रदता और आस्ती गुणवत्ता दोनों के मामलों में सुधार हुआ है। वसूली की प्रक्रिया ने दिवालिया और शोधन क्षमता संहिता, ठीक है, इंसॉल्वेंसीज एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी के माध्यम से बड़े खातों के समाधान के साथ कर्षण प्राप्त किया है। साथ ही वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 सरफेसी, ठीक है, ने भी वसूली की प्रक्रिया में सहायता प्रदान की है। अधिकांश भुगतान बैंकों को अभी भी लाभदायक बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त बढ़ती बेरोजगारी और विपरीत प्रवासंस, ठीक है, रिवर्स माइग्रेशंस के साथ उनकी आय के स्रोत दबाव में आ सकते हैं। एनबीएफसी क्षेत्र मजबूती पूंजीगत बफरों के साथ लचीला बना हुआ है, ओके। आवासीय परियोजना के पूर्ण होने में विलंब, लागत में वृद्धि और आवासीय संपत्ति के अधिकारों द्वारा निवेश में देरी जैसे कारणों से आवास वित्त प्रदाताओं को अपनी ऋणगत परिसंपत्तियों पर काफ़ी नुकसान वहन करना पड़ सकता है। सो गाइज ये जो पूरा आर्टिकल रहा, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है मैंने कोशिश किया बताने का। एनबीएफसी क्लियर हो गया, ठीक है। सरफेसी क्या है क्लियर हो गया, ठीक है। और आरबीआई ने क्यों ऐसा कदम उठाया है, खैर ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकते हैं। ये जो कुछ टॉपिक थे इसको जानना काफ़ी ज़रूरी था। हालांकि
ये डायरेक्ट तो नहीं पूछे जा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इनका अगर एप्लीकेशन पूछ लिया तो दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, तो एनबीएफसी, सरफेसी। सो आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया। सो गाइज मस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम की व्यू से मस्ट इम्पॉर्टेंट। हालांकि लंबे समय तक तो नहीं चलेगा, फिलहाल अगर इधर टाइम में कुछ एग्जाम है तो यहाँ के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एनसीएमसी, ठीक है, एक स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली है। ठीक, यह स्मार्टफोन को एक अंतर संचालित, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कार्ड में रूपांतरित करेगा। यात्री इसका उपयोग अंततः मेट्रो, बस और उपनगरीय रेलवे सेवाओं में भुगतान के लिए कर सकता है। ठीक है, ये जो गाइज एनसीएमसी है ना, एक कार्ड से आप मेट्रो, बस, उपनगरीय रेलवे सेवाओं में भुगतान कर सकते हैं, उनका किराया आप दे सकते हैं। यानी एक कार्ड से आप जितना भी ट्रांसपोर्टेशंस की सुविधाएं हैं उनमें आप इसके थ्रू पैसा किराया दे सकते हैं। ठीक है, एनसीएमसी को परिवहन गतिशीलता के लिए वन नेशन वन कार्ड, ठीक है, वन नेशन वन कार्ड के रूप में घोषित किया गया है। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक पहल है। यह रिटेल शॉपिंग व खरीदारी के अतिरिक्त संपूर्ण देश में विभिन्न मेट्रो और अन्य परिवहन प्रणालियों में निर्बाध यात्रा के सक्षम करेगा। ठीक है, यानी पूरे कंट्री की बात कही जा रही है कि इसके थ्रू आप मेट्रो, बस और उपनगरीय रेलवे में पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, एनसीएमसी का विचार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित नंदन नीलेकणी समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। गाइस मस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, ये पूछ सकता है कि किस समिति पे ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, एनसीएमसी का विचार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित नंदन नीलेकणी समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के लाभ। एनसीएमसी का प्रणाली ग्राहकों के लिए एक मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए कई कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उपयोगकर्ता मेट्रो, बस, रेलवे, उपनगरीय परिवहन, पार्किंग, स्मार्ट सिटी, टोल व रिटेल शॉपिंग सहित सभी क्षेत्रों में भुगतान के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मेट्रो, बस, रेलवे, उपनगरीय परिवहन, पार्किंग, स्मार्ट सिटी, टोल व रिटेल शॉपिंग के लिए आप उपयोग कर सकते हैं ये। ठीक है, एनसीएमसी में भुगतान के लिए कर सकते हैं। यह संपूर्ण प्रणाली के उपयोग की लागत में कमी तथा निम्न मूल्य के भुगतान के डिजिटलीकरण ये सरकार की सहायता करेगा। ये कहीं ना कहीं एक कैशलेस इंडिया है ना। ठीक है, कैशलेस इंडिया की तरफ भी जा रहे हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा है, बहुत सही है। इस पे काला बाजारी पे, ठीक है, ब्लैक मनी पे काफ़ी रोक लगेगा, क्योंकि जब कैशलेस है तो यार सब कुछ सही बात है, कैशलेस करो। ठीक है, सभी नए मेट्रो और पारगमन भुगतान को एनसीएमसी के माध्यम से अंतर संचालित बनाया जाएगा। काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डिजिटल ओशंस लॉन्च किया है। देख लेते हैं क्या है। डिजिटल ओशन एक ही मंच पर महासागर संबंधी आंकड़ों के प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक डेटा प्लेटफॉर्म है। ओके, डिजिटल ओशन एक ही मंच पर महासागर संबंधी आंकड़ों के प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक डेटा प्लेटफॉर्म है। इसमें भू स्थानिक प्रौद्योगिकी, ठीक है, में त्वरित उन्नति को अपनाते हुए विभिन्न प्रकार के महासागरीय आंकड़ों को व्यवस्थित और प्रदर्शित करने के लिए विकसित अनुप्रयोग का एक समुच्चय शामिल है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है,
यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, ठीक है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशंस इंफॉर्मेशन सर्विस INCOS के द्वारा इसको विकसित किया गया है। INCOIS विभिन्न हितधारकों को महासागर की जानकारी और परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। इससे संभावित मत्स्यन क्षेत्र, परामर्शिका, ऊंची लहरें उठने की चेतावनी, सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी आदि शामिल है, ठीक है। डिजिटल ओशन का महत्व। यह विभिन्न उपयोगकर्ताओं की डेटा संबंधी सभी आवश्यकताओं के लिए एकल समाधान बिंदु, वन स्टॉप सॉल्यूशंस के रूप में कार्य करेगा। इसमें विभिन्न परियोजनाओं जैसे डीप ओशंस मिशन, समुद्रयान परियोजना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर शोध आदि से संबंधित डेटा शामिल किया जाएगा। यह 3D और 4D डेटा विजुअलाइजेशंस के माध्यम से महासागर संबंधी विशेषताओं के विकास के आकलन में सहायता करेगा। महासागरीय डेटा के महत्व। यह महासागरों के कार्यप्रणाली को लेकर हमारी समझ को बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी यानी सागर आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी, ठीक है गाइस, यानी सागर आधारित अर्थव्यवस्था पहल का विस्तार करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह हिंद महासागर के सभी तटीय क्षेत्रों के लिए महासागरीय डेटा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण का सहायता करेगा। सो गाइस, आई होप कि ये आपको पैसेज समझ में आया होगा कि ये पैसेज कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये जो INCOI है ना, ठीक है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशंस इंफॉर्मेशन सर्विस का ये जो डिजिटल ओशन लॉन्च किया गया है, इस प्लेटफॉर्म पर आपको समुद्र का जितना भी डेटा है ना, जिस तरह से भी आपको स्ट्रक्चरल व्यू चाहिए, वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ ये उपलब्ध कराएगा। जैसे समुद्र में बहुत सारे फाइबर्स जो ये क्या कहते हैं, नेट सर्किट होते हैं, गैस लाइनें होती हैं, इनमें अगर हम इनके थ्रू अगर हम उसका 3D 4D प्रिंट ले करके अगर सारा कुछ एनालिसिस करें तो ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे क्षेत्र में, हमारे रास्ते में कौन कौन से अवरोध आने वाले हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे हमें बचकर निकलना है, अपने स्ट्रक्चर को हमें समुद्र के नीचे कैसे स्टेबल करना है। तो ये एक चीज़ है कि डिजिटल ओशन जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर आपका समुद्र का काफ़ी गहन विश्लेषण आपको दे रहा है, ठीक है। सो गाइज, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारा ADFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा भाऊपुर खंड का उद्घाटन किया है, ठीक है। समर्पित मालवाहक गलियारा DFC एक उच्च गति और उच्च क्षमता युक्त रेलवे कॉरिडोर है। ओके, ये जो गाइज DFC है ना, यह उच्च गति और उच्च क्षमता की युक्त रेलवे कॉरिडोर है। अब प्लीज इसको आप नोट करना कि ये जो ADFC है ये रेलवे कॉरिडोर है, ठीक है। यह विशेष रूप से माल, वस्तुओं और जिंसों के परिवहन के प्रति समर्पित है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रेलवे मंत्रालय का एक विशेष प्रयोजन साधन है। यह DFC के लिए वित्तीय संसाधनों के संग्रहण, निर्माण, रखरखाव, परिचालन को व्यवस्थित करने तथा उसके नियोजन एवं विकास हेतु उत्तरदायी है,
ठीक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DFCCI जो है गाइस, रेलवे मंत्रालय का एक विशेष प्रयोजन साधन है। यह DFC के लिए वित्तीय, ये जो DFCCI है ना, इसका जो वित्तीय प्रबंधन करता है DFC के लिए, ये करता है। ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्लियर। DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 2 समर्पित मालवाहक गलियारे DFC विकसित कर रहा है। दादरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई में है, क्लियर, तक पश्चिम समर्पित मालवाहक गलियारा। ओके। दनकुनी जो कि पश्चिम बंगाल में है, लुधियाना जो कि पंजाब में है, तक पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारा नंबर 2। ठीक है, ये 2 गलियारे गाइस निर्माण किए जा रहे हैं। समर्पित मालवाहक गलियारे DFC का महत्व क्या है, महत्व इन कॉरिडोर का, ये देख लेते हैं। सो गाइस ये थोड़ा सा याद रखना कि जो दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है, ये पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारा है। ठीक है, जो दनकुनी ये पश्चिम बंगाल में है, दनकुनी से लुधियाना, ठीक है, ये पूर्वी समर्पित मालवाहक कॉरिडोर, ठीक है। मालगाड़ी परिचालन को गति प्रदान करने और उच्च उत्पादन से परिवहन की इकाई लागत को कम करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। वर्तमान में लॉजिस्टिक लागत GDP की लगभग 14% है, क्लियर। जो वैश्विक लॉजिस्टिक लागत मापदंड से 30 से 40% अधिक है। यह केंद्रीय दृष्टिकोण पर कार्य करने के लिए माल ढुलाई और संरचना को पृथक करेगा। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि लगभग 70% मालगाड़ियों को DFC में स्थानांतरित किए जाने की योजना है। ओके, ताकि और अधिक यात्री रेल के लिए ट्रैक रेल मार्ग उपलब्ध हो सके। ओके गाइस, 70% जो मालगाड़ियां हैं उनको ये DFC पे स्थानांतरित करना चाहते हैं, यानी ये 70% मालवाहकों को एक जनरल जो रूट है रेलवे का, उससे वो हटा करके ये कॉरिडोरों पर वो स्थानांतरित करना चाह रही हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो 70% मालवाहक हैं जब जनरल रेलवे रूट से हट जाएंगी और इन कॉरिडोर पे आ जाएंगी, तो इस जो रूट है ये कम बिजी रहेंगे, इनका सिग्नल मैक्सिमम क्लियर मिलेगा, जिसपे कि जो जनरल एक्सप्रेस हैं, राजधानी हैं, लोकल ट्रेनें हैं, उनको मौका मिलेगा चलने का, क्योंकि ये काफ़ी ब्रेकर का काम करती हैं। हालांकि अगर सही देखा जाए तो ये ब्रेकर का काम करती हैं। ठीक है, सो अगर 70% मालगाड़ियों को DFC के थ्रू स्थानांतरित कर दिया जा रहा है, ठीक है, तो जनरल गाड़ियों को, जनरल ट्रेनों को काफ़ी स्पीड में बरकत मिलेगी। ठीक है, पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, सो आगे देखते हैं। अत्याधुनिक तकनीकी अपनाकर क्षमता में सुधार संभव हो सकेगा, साथ ही उच्च गति पर भार वहन क्षमता स्थापित करने के लिए पटरियों की डिजाइन में सुधार भी किया जाएगा। कई वर्षों से सड़क परिवहन को प्राप्त माल वहन के अधिकांश लाभांश में अब रेल की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। ओके, कई वर्षों से ठीक है, यह नवीन औद्योगिक गतिविधियों को प्रेरित करेगा, गलियारों से संबद्ध विविध मूल्यवर्धन सेवाओं को सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारा बिहार, झारखंड, बंगाल अवस्थित कोयला क्षेत्रों से उत्तरी क्षेत्रों में स्थित विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला उपलब्ध कराएगा। ठीक है, पूर्वी समर्पित कार मालवाहक गलियारा कौन है? दनकुनी यानी पश्चिम बंगाल से जो लुधियाना वाला रूट है, ये पूर्वी समर्पित मालवाहक, इससे बिहार, झारखंड, बंगाल में अवस्थित कोयला क्षेत्रों से उत्तरी क्षेत्र में स्थित विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला उपलब्ध कराएगा। सो इसका काफ़ी एक अच्छा
बेनिफिट है गाइज। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। आई होप कि यस लास्ट पेज है, बहुत जल्दी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तिब्बती नीति और सहायता अधिनियम 2020 को पारित किया है। यूनाइटेड स्टेट पासेस द तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट यानी TPSA 2020। TPSA तिब्बत पर अमेरिकी नीति को सुदृढ़ करने और साथ साथ दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के लिए अमेरिकी सरकार के निरंतर समर्थन की अभिपुष्टि करता है। यह चीन के हस्तक्षेप के बिना दलाई लामा के अगले अवतरण को चुनने के लिए तिब्बती लोगों के अधिकारों की पुष्टि करता है। गाइस मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको प्लीज़ आप नोट कर लेना कहीं पे। यह चीन के हस्तक्षेप के बिना दलाई लामा के अगले अवतरण यानी जो अगला दलाई लामा बनने वाले हैं तिब्बत में, उनके चुनने के लिए तिब्बती लोगों के अधिकारों की पुष्टि करता है। ठीक है। TPSA अमेरिका को हस्तक्षेप के मामलों में चीनी सरकार के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सशक्त बनाता है। अमेरिका ने तिब्बत को चीन के एक हिस्से के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जबकि भारत अंततः चीन के विरुद्ध तिब्बत कार्ड का उपयोग करने से बचा है। साथ ही भारत ने तिब्बत के लिए एक चीन नीति वन चाइना पॉलिसी को मान्यता प्रदान किया है। सो गाइस ये जो TPSA है, ठीक है, तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या है। सो आप इसका ये लाइन याद रखना कि यह चीन के हस्तक्षेप के बिना दलाई लामा के अगले अवतरण को चुनने के लिए तिब्बती लोगों के अधिकारों की पुष्टि करता है। सो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जापान ने 5 आइज में शामिल होने के संकेत दिए हैं। ठीक है, क्या है 5 आइज? 5 आइज 5 देशों यथा ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका का एक नेटवर्क है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका का एक नेटवर्क है। इन देशों ने उत्तरी कोरिया और चीन के बढ़ते खतरों को उचित प्रत्युत्तर देने के उद्देश्य से इस समूह का स्थापना किया। किनको? उत्तरी कोरिया और चीन के बढ़ते खतरों को प्रत्युत्तर देने के लिए, इनको जवाब देने के लिए गठन किया गया है 5 आइज का। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका। अब इसमें जापान भी अपनी हुकार भरी है कि इसमें हम भी इन्वॉल्व हों। ठीक है, ये किन के लिए गठन किया गया है? ये उत्तरी अमेरिका और चीन के लिए। जापान इस संगठन की 6 आइज बनने की दिशा में अग्रसर है। जापान उइगरों पर चीन की कठोर नीति के संदर्भ में प्रमुख जानकारी साझा करेगा। उइगर चीन के अधिवासित तुर्क भाषी मुस्लिम हैं। गाइज ये इंपॉर्टेंट है, उइगर कौन है? ठीक है, उइगर चीन में अधिवासित तुर्क भाषी मुस्लिम है। ठीक है, ये चीन के उत्तर पश्चिम में स्वायत्त सिनजियांग क्षेत्र में निवास करते हैं। कई उइगर समुदाय चीन के पड़ोसी देशों जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में निवास करते हैं। ठीक है, सो गाइज 5 आइज क्या है देख लिया। जापान के बाद ये 6 आइज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका गठन क्यों हुआ है? उत्तरी अमेरिका और चीन के बढ़ते खतरों को जवाब देने के लिए किया गया है। ठीक है, जापान उइगर पर चीन की कठोर नीति के संदर्भ में जानकारी साझा करेगा। उइगर कौन है? उइगर चीन में अधिवासित तुर्क भाषी मुस्लिम है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ भी रहते हैं? ठीक है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फास्टैग। सरकार ने 1 जनवरी 2021 से फास्टैग के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर टोल शुल्क 100% संग्रहण के लक्ष्य की घोषणा की है। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है। ओके, यह प्रणाली टोल शुल्क की स्वचालित कटौती को सक्षम बनाती है और वाहन को नगद लेन देन के लिए बिना रुके टोल प्लाजा से गुजरने देती है। इसका कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसका कार्यान्वयन
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यह प्रणाली रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस तकनीक पर आधारित है। यह तकनीक किसी ऑब्जेक्ट वाहन पर लगे टैग से संग्रही जानकारी को पढ़ने, अभिग्रहण करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है तो गाइस इसको प्लीज़ आप माइंड करना, कहीं पे नोट कर लेना। ओके, प्रॉक्सिमा सेंटारी क्या है इसको देखते हैं। हाल ही में अन्य ग्रहों पर जीवन यानी एलियन लाइफ की खोज में सक्रिय खगोलविदों ने प्रॉक्सिमा सेंटारी की दिशा में आने वाली एक रहस्यमयी रेडियो तरंग का अध्ययन किया है। ओके, प्रॉक्सिमा सेंटारी सूर्य के सबसे निकट का तारा है। इंपॉर्टेंट है गाइस, सूर्य से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। ये प्रॉक्सिमा सेंटारी कौन है? ठीक है, तो प्रॉक्सिमा सेंटारी सूर्य के सबसे निकट का तारा है। इंपॉर्टेंट है। इसका द्रव्यमान सूर्य के लगभग 8वें हिस्से के बराबर है। अत्यधिक लघु आकार का होने के कारण इसे पृथ्वी के नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंटारी सूर्य के सबसे निकटतम एक तारा है। ठीक है, तिहान आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने तिहान आईआईटी हैदराबाद की वर्चुअल रूप से आधारशिला रखी है। यह भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए प्रथम परीक्षण स्थल है। इसे राष्ट्रीय अंतर विषयी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया है। साइबर फिजिकल सिस्टम एक गतिशील वातावरण में संगणना और भौतिक प्रक्रियाओं को एकत्रित करता है। इसके अंतर्गत साइबरनेटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, मेजाइन, एम्बेडेड सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, गावी गठबंधन ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशंस। हाल ही में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने गावी के बोर्ड के सदस्य नामित किया गया है। गावी एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है। ठीक है, यह विश्व के सर्वाधिक निर्धन देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए और अल्प प्रयुक्त टीके तक समान पहुंच स्थापित करने के लिए साझा लक्ष्य साथ प्रारंभ की गई एक पहल है। यह गठबंधन विश्व के आधे बच्चों को प्राणघातक और दुर्लभ करने वाले रोगों के संरक्षण प्रदान करने में सहायता करता है। गाइस इंपॉर्टेंट है गावी। गावी गठबंधन के भागीदारों में यूनिसेफ, WTO, ठीक है, विश्व बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशंस, ये जो बिल गेट्स के द्वारा बनाया गया है, शामिल है। भारत ने ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 में गावी को $15 मिलियन प्रदान करने का प्रतिबद्धता व्यक्त की है। गावी क्या है तो देख लिया। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी वैश्विक संस्थान साझेदारी है। क्लियर, जिसमें कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को गावी का बोर्ड सदस्य नामित किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है। ठीक है, इसके जो भागीदार हैं वो यूनिसेफ, WTO, वर्ल्ड बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशंस। ठीक है, इस लास्ट टॉपिक है ये।
वाड़हाकुलम अनानास। वर्ष 2009 में केरल के वाड़हाकुलम अनानास की मॉरिशस किस्म ने भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया गया था। ठीक है। इसकी कृषि केरल में एर्नाकुलम, कोट्टायम, पथन पथन पथनमथिट्टा और इडुक्की जिले में कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में की जाती है। वड़हाकुलम अनानास की अपनी विशिष्ट सुगंध, स्वाद और शर्करा की उच्च मात्रा और कम अम्लता के कारण मिठास होती है। इसकी सेल्फ लाइफ 10 से 15 दिनों तक होती है। गाइस यहाँ पर बस इम्पोर्टेंट की बात यह है यहाँ पर कि जो ये वड़ाकुलम अनानास है, ठीक है, मॉरिशस की, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसका अवस्थिति केरल में है। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही डेली के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।